तमिलनाडु की एक खबर आई है जिसने बहुत से लोगों को विचलित किया है। बिहार का मनीष कश्यप नाम का एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय एक नौजवान, उसे तमिलनाडु की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी आज से करीब 15 दिन पहले, इसलिए कि एक अफवाह उड़ी थी कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला किया है। तमिल लोगों ने बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा की है, ऐसी अफवाह उड़ी थी। और इस अफवाह को लेके दोनों प्रदेशों के बीच बड़ा एक तनाव भी खड़ा हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री ने पुलिस पार्टी को तमिलनाडु भेजा था कि वो जाकर जांच करके आए कि क्या मामला है। तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने प्रेस के सामने यह बयान दिया था, एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वीडियो ऐसे तैर रहे हैं हवा में हमले के तथाकथित वीडियो, उसमें से कोई भी तमिलनाडु की इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सोच समझकर एक साजिश के तहत ऐसे वीडियो फैलाए जा रहे हैं। उस पर बिहार में भी मुकदमा दर्ज हुआ, तमिलनाडु में भी मुकदमा दर्ज हुआ और मनीष कश्यप नाम के एक नौजवान को तमिलनाडु, पहले बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर तमिलनाडु की पुलिस ले गई और अब तमिलनाडु में उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है, जुर्म दर्ज हुआ है। इसे लेकर हिंदुस्तान के बहुत से टीवी चैनल बहुत ही विचलित हो गए हैं। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक नौजवान से अगर कोई गलती हो गई है तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए, उसके खिलाफ एनएसए जैसी एक गंभीर धारा क्यों लगा दी गई। ये बात सही है कि एनएसए एक गंभीर धारा है, लेकिन ये नौजवान कैसा है इसको थोड़ा देखने और समझने की ज़रूरत है। इस नौजवान ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे झूठे गढ़े हुए वीडियो इस दावे के साथ फैलाए कि ये तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर किए गए हमले के हैं, जो साबित हो गया कि ये झूठे वीडियो थे। और मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी नाम का यह नौजवान बिहार में ही बसा हुआ है। वहीं से रहकर ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपनी नफ़रत फैलाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो बात एक मजदूरों की हो गई, उस पर भी मैं फिर लौटूंगा कि इससे मजदूरों को कितना खतरा हुआ, लेकिन मैं उसकी नफ़रत की जो बात कह रहा हूँ, मैं उस नफ़रत के ऊपर आता हूँ। इसके सोशल मीडिया खातों को अगर देखें तो ये अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है, अपने नाम के साथ साथ सन ऑफ बिहार लिखता है। और सन ऑफ बिहार का काम क्या है ये देखिए, वो लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यह लिखता है कि हम लोग गांधी की मौत का जश्न मनाते हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर यह लिखता है कि हमने एक मुसलमान को मारा, एक मौलवी को मारा, मस्जिदों में आग लगाई, ये लिखता है। गुजरात से एक एफआईआर हुई है इस मनीष कश्यप के खिलाफ कि इसने गांधी की मौत पे जश्न मनाने की बात लिखी है। अपने 2 और यूट्यूबर दोस्तों के साथ लिखी है ये बात कि हम गांधी की मौत पर जश्न मनाते हैं। अब ये समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति लगातार अपने आप को भगवा कपड़ों में, भगवा गमछा पहनकर, पूरे माथे पर चंदन का केसरिया तिलक लगाकर, पूजा का तिलक लगाया हुआ, किसी तीर्थ स्थान पर अपने को दिखाते हुए, और उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ केवल गंदी गालियों की जुबान में जो पोस्ट करता है, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है तो फिर कौन है? जो इंसान बिहार की ज़मीन पर खाते पीते हुए, बिहारी होते हुए, अगर बिहार के बाहर गए हुए मजदूरों की ज़िंदगी पे खतरा बन रहा है,
उनका उस तमिलनाडु के साथ एक टकराव खड़ा कर रहा है, जहां वो अपनी रोजी रोटी कमाने गए हुए हैं, जहां वो मजदूरी कर रहे हैं। और ये बात हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में 51% से ज़्यादा गरीबी है। देश का एक सबसे गरीब राज्य है। बेरोजगारी वहाँ राष्ट्रीय औसत से करीब 2.25 गुना है। वहाँ के मजदूर पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर मजदूरी करते हैं, तब उनका पेट पलता है। ऐसे बिहार के मजदूरों को जिस तमिलनाडु में काम मिला हुआ है, लाखों लोगों को काम मिला हुआ है, वहाँ अगर उनके खिलाफ स्थानीय लोगों के मन में एक नफरत पैदा की जाए, इस नफरत का क्या नतीजा होगा? क्योंकि हिंदुस्तान में हर प्रदेश के लोग कई प्रदेशों में बसे हुए हैं। कल के दिन किसी दूसरे प्रदेश में बिहार के 100 लोग मिलकर तमिलनाडु के किसी पे हमला कर दें, किसी और प्रदेश में तमिलनाडु से कहीं और जा रही ट्रेन अगर बिहार से गुजर रही है उस पे हमला हो जाए, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला नहीं है तो क्या है? अगर इस देश में 20 करोड़ के करीब आबादी वाले मुस्लिमों के बारे में निहायत नफरत और हिंसा की बातें, गंदी और अश्लील बातें, गालियों की जुबान में बातें, अगर यही पोस्ट करना इस आदमी का पेशा है, जिस आदमी को गांधी की मौत पे खुशी मनाने की सूझती है और जो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ इस खुशी को पोस्ट कर रहा है, जो हिंसा करने के दावों को पोस्ट कर रहा है, मौलवी को मार डालने को पोस्ट कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा नहीं है तो और कौन है? आज हिंदुस्तान के कई टीवी चैनलों के एंकर और जो सोशल मीडिया की जुबान है, मैं उसको बहुत अप्रूव नहीं करता, लेकिन कई एंकरानियां वो लगातार जिस तरह से एनएसए लगने, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगने के खिलाफ जिस तरह से लिख रहे हैं, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 2-4 सालों में कहीं जेएनयू के किसी स्टूडेंट के खिलाफ, कहीं जामिया के किसी स्टूडेंट के खिलाफ, किसी छात्र आंदोलन में, किसी नागरिकता आंदोलन में बिना किसी हिंसा के फतवे के, बिना नफरत की कोई बात पोस्ट हुए, जब सरकारों ने, दिल्ली प्रदेश की पुलिस ने जो केंद्र सरकार के तहत आती है, उसने इन लोगों को गिरफ्तार किया। ये 2-2 साल यूएपीए में बिना जमानत जेल में रहे। उस वक्त यही टीवी चैनल खुशियां मना रहे थे, यही टीवी चैनल के यही एंकर एंकरानियां उनको टुकड़े टुकड़े गैंग लिख रहे थे, उनको देशद्रोही लिख रहे थे, उनकी तस्वीर को लेके क्या क्या पोस्टर नहीं बना रहे थे। आज ये लड़का सामने है जो नौजवान लड़का है, और देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि लोगों के कपड़ों से अंदाज लग जाता है कि वो कौन है। तो मैं तो प्रधानमंत्री की बात को मानता हूँ। इस लड़के के कपड़ों से, इसके माथे के तिलक से, इसकी पोस्ट से ये अच्छी तरह स्थापित होता है कि ये कौन है, इसकी बहुत अच्छी शिनाख्त हो रही है कि ये कौन है। तो ऐसा लड़का अगर बिहार के दसियों लाख मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए अगर ये एक साजिश करके खतरा खड़ा कर रहा है, यूट्यूब पे किसी और का झूठा वीडियो सोच समझकर पोस्ट करना, गढ़ा हुआ वीडियो सोच समझकर पोस्ट करना कि ये झूठा है, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है तो मैं हैरान हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और क्या होगा। ये कानून और किस लिए बना है, ये और किन लोगों पे लगेगा? क्या किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर? क्या देश में जो सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं ऐसे पत्रकारों पर? क्या देश में जो नफरत फैलाने वालों का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हीं के लिए है राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून? एक एक आंदोलनकारी, एक एक छात्र, कोई पत्रकार 2-2 साल से जेल में पड़े हैं। एक अदालत से उनकी जमानत होने की नौबत आती है तो सोची समझी साजिश के तहत कुछ सरकारें उनके खिलाफ दूसरा केस दर्ज करती हैं।
जेल से रिहा हों इसके पहले दूसरे केस में अरेस्ट कर देती हैं, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। अब सुप्रीम कोर्ट तक जा के कुछ लोगों को जमानत मिल रही है। तो उनके खिलाफ बड़े बड़े आतंकी, राष्ट्र विरोधी ऐसे जुर्म दर्ज किए गए हैं। और ये जिसने कि नफरत फैलाकर हिंसा फैलाने की, दंगा फैलाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ अगर तमिलनाडु ने अपने प्रदेश में हिंसा से बचाने के लिए लोगों को अगर उसने एनएसए का इस्तेमाल किया है, तो इसमें क्या गलत किया है? ये नौजवान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जाहिर तौर पर है। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती हूँ और उसी हक से मैं रोज आपके सामने कुछ बातें बोलता हूँ। लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में, यहाँ के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के नहीं है। संविधान में ये अच्छी तरह से खुलासे से लिखा हुआ है कि इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल एक जिम्मेदारी के साथ जोड़कर ही देखा जा सकता है। ये अधिकार अपने आप में असीमित नहीं है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये अधिकार ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में अधिकार के साथ जिम्मेदारी हमेशा जुड़ी रहती है। तो आज अगर मुझको आपके सामने इन बातों को बोलने का अधिकार है, तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि मैं देश के कानून को ना तोड़ूं, देश में नफरत ना फैलाऊं, मैं अशांति ना फैलाऊं। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है वो ठीक इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया है। ये यूएपीए जैसा कानून जिसका कि केंद्र सरकार बार बार इस्तेमाल कर रही है, कई प्रदेशों में भाजपा सरकारें उसका बार बार इस्तेमाल कर रही है, उनके मुकाबले ये कुछ मासूम है, ये कानून कुछ नर्म है एनएसए का। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग सोच समझ के नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, जो सोच समझकर बहुत ही गंदी और हिंसक जुबान में किसी धर्म के खिलाफ लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। मैं उन ट्वीट को आपको दिखा नहीं सकता जिनको 1 घंटे से मैं देख रहा हूं अभी। उनकी भाषा को आप पढ़ नहीं सकते। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि आपके बच्चे भी उस तरह की भाषा को पढ़ें। तो अगर कोई नौजवान सोच समझकर इस देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, बिहार के गरीब मजदूरों के बाहर जाके काम करने की संभावनाओं को खत्म कर रहा है, 2 प्रदेशों के बीच एक तनाव खड़ा कर रहा है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा कैसे नहीं हुआ? मुझको अफसोस इस बात का है कि बहुत से पत्रकार साथी जो टीवी चैनलों के नहीं हैं, इसलिए मैं उनको पत्रकार कह रहा हूं, ऐसे पत्रकार भी इस झांसे में आ गए हैं कि ये एनएसए का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हुआ है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये नफरत और हिंसा फैलाने की स्वतंत्रता है। ये सांप्रदायिक तनाव और धर्मांधता फैलाने की स्वतंत्रता है। इसके बचाव के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है। तो मैं आज केवल यही बात कहना चाहता हूं कि जिसको कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दे रहे हैं, एक नौजवान को इतनी कड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए ये कह रहे हैं, वो ये भी तो देखें अभी तो सज़ा शुरू नहीं हुई है, अभी तो एनएसए लगा ही है, कल या आज लगा ही है एनएसए, अभी सज़ा कहाँ शुरू हुई? सज़ा तो उन लोगों को मिल रही थी जिनको कि 2-2 साल से जेलों में रखा गया था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मामला थोप कर, वो सज़ा थी, बिना सुनवाई के सज़ा थी। इसका तो काम अभी शुरू हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जाकर इस आदमी की फैलाई हुई नफरत और हिंसा देखें और उसको देखकर तय करें कि क्या इस देश के लिए अच्छा है। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है लोगों को, उन एंकरों को समझना भी ज़रूरी है, उन एंकरानियों को भी समझना ज़रूरी है कि जिस दिन हिंदुस्तान में इतना खूनी तनाव फैल जाएगा, हमारे आपके किसी के घर के बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ये बात केवल किसी एक अल्पसंख्यक धर्म की सुरक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है, ये पूरी बहुसंख्यक आबादी की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है।
तो मैं आज यहाँ पर केवल ये बात कहने के लिए आया था कि NSA जो लगा है इस नौजवान पर, इसकी नफरत और हिंसा अपार है। ये गांधी की मौत पर खुशियां मनाने वाला है। ये किसी धर्म के इष्ट को, किसी धर्म के ईश्वर को गंदी, बहुत ही गंदी गालियां देने वाला है। उतनी गंदी गालियां मैंने अपने कॉलेज के दिनों में सड़क पर भी नहीं दी हैं किसी को। तो जो धर्मालु हैं वो समझ लीजिए कि किसी धर्म के लोगों को क्या लगेगा, इससे कैसा धार्मिक तनाव खड़ा हो सकेगा। तो आज बस इतना ही। कल मैं किसी बात को लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन तनाव बढ़ाने का कोई काम मत कीजिए। इस देश में वैसे ही बहुत सी समस्याएं हैं। सांप्रदायिक तनाव वो आखिरी चीज़ है जिसकी हमको ज़रूरत है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।